हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ऊपर वाले की दुआ से, आशीर्वाद से, कृपा से बहुत अच्छे होंगे। और फिर हम आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय वीके यादव पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, ये कैसे बनाया जाएगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, और इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है बच्चे लोग कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है। तो इसके लिए इस पर आधारित बहुत सारा जानकारी पिछले वीडियोस में दिया गया है। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। उसके लिए आप आई टैब में जाएं और वहाँ से उसका लिंक दिया हुआ वीडियो का, और आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, वहाँ भी सभी वीडियोस का लिंक दिया हुआ रहता है। तो चलिए बात को आगे नहीं बढ़ाते, हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल क्या था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा या कौन बनाता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि संस्थाएं जितनी भी हम लोग देख रहे हैं हम अपने आसपास, वह दो तरह का होता है। एक होता है व्यापारिक संस्था और दूसरा होता है गैर व्यापारिक संस्था। व्यापारिक संस्था जो बिजनेस करने के उद्देश्य से काम करती है, उसके द्वारा अपने वर्ष का आय लाभ खर्च हानि का हिसाब किताब करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। उसी तरह जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, गैर व्यापारिक संस्था क्या है इसके बारे में चर्चा किया गया है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। हम लोग सीधे बात करेंगे कि गैर व्यापारिक संस्था वह सभी संस्थाओं को कहा जाता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की गई है, बल्कि समाज सेवा के उद्देश्य से अपने सदस्यों को एक निश्चित प्रकार की सेवा देने के उद्देश्य से जिन संस्थाओं की स्थापना की गई है, उन सभी संस्थाओं को बोलते हैं हम लोग गैर व्यापारिक संस्थाएं। जैसे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, क्लब, यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है, गैर व्यापारिक संस्था है। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। जिस तरह व्यापारिक संस्था को अपना फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है, तो व्यापारिक संस्थाएं, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है। उसी तरह गैर व्यापारिक संस्थाएं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी अपना फाइनल अकाउंट बनाता है, और इसमें यह सबसे पहले बनाता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल पिछले वीडियो में बताया गया है, आप पिछले वीडियो को जरूर देखें। और आज हम लोग इसमें बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं आय व्यय खाता। तो जैसा कि इसका नाम ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता, यानी इसमें गैर व्यापारिक संस्था के आय और व्यय का लेखा किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। आय व्यय खाते में एक लेखा अवधि, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए आय और व्यय का सारा सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यानी एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए आय और व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। यह एक नॉमिनल अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरह ही तैयार किया जाता है तथा एक्रूअल बेसिस के आधार पर बनाया जाता है। हम लोग जो पिछला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखे हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दिए गए अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर यह हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसके डीआर साइड में सभी आयगत व्ययों को और इसके सीआर साइड में सभी आयगत आयों को दिखाया जाता है। यानी जो एक्सपेंस है उसको डीआर में लिखते हैं और जो इनकम है उसको सीआर में लिखेंगे। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डीआर साइड में करेंट ईयर के सभी आयगत व्ययों को तथा सीआर साइड में सभी आयगत आयों को, इनकम्स को लिखा जाता है। इसमें पूंजीगत मदें नहीं दिखाई जाती है। यहाँ जो हम लोग आय और व्यय का बात बोल रहे हैं, ये आय और व्यय जो है आयगत मद होगा, आयगत मदों से संबंधित, यानी जिसको हम लोग एक्चुअल में आय और इनकम और एक्सपेंस बोलते हैं उसको लिखेंगे, आयगत मद को लिखेंगे। जो पूंजीगत मद है ना, जो कैपिटल आइटम है, पूंजीगत मदें, कैपिटल आइटम, पूंजीगत मदों का लेखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करना है। पूंजीगत मद जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्पेशल डोनेशन, इक्विपमेंट, बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, ईटीसी, ये सब क्या है, पूंजीगत आइटम है ना। तो पूंजीगत आइटम का लेखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करना है। केवल आयगत आइटम, रिवेन्यू आइटम का ही लेखा होगा। और क्या बोले कि जितना भी खर्चा है उसको डीआर में लिखेंगे, जो इनकम है उसको सीआर में लिखेंगे। दूसरा बात है कि इसमें केवल चालू वर्ष के आय और व्यय ही लिखे जाएंगे। हम लोग तो ये तो देख लिए कि डीआर साइड में इनकम, डीआर साइड में एक्सपेंस लिखना है और सीआर साइड में इनकम लिखना है। तो वो भी कब का, केवल करेंट ईयर का, केवल चालू वर्ष का खर्च हानि आय लाभ का ही लेखा होगा, चाहे वह नकद हो या उधार। मतलब कि करेंट ईयर का टोटल लिखना है, चाहे वो नकद में हो या उधार हो। जैसे मान लीजिए एक्सपेंस है तो जितना नकद पेमेंट किया गया है चालू वर्ष का उसको भी लिखेंगे, प्लस जो उधार है, बकाया है, उसका भी लेखा होगा। उसी तरह इनकम, जो नकद प्राप्त हो गया है उसको भी लिखना है और जो बाकी है उसको भी लिखना है। किसका, केवल करेंट ईयर का, है ना। अगर प्रीवियस ईयर का है तो उसका लेखा नहीं होगा, आगामी वर्ष का है तब भी उसका लेखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। तो ये मुख्य से दो चार बात आपको याद रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आयगत मदों का लेखा किया जाता है, पूंजीगत मदों का लेखा नहीं किया जाएगा, है ना। इसके डीआर साइड में एक्सपेंस को लिखते हैं, व्ययों को लिखते हैं और सीआर साइड में आय को लिखते हैं। वो भी किसका, केवल करेंट ईयर का, चाहे वो नकद हो या उधार हो। पूंजीगत मदों का लेखा इसमें नहीं करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलेंगे बच्चे लोग, तो उसका फॉर्मेट देख लेना है। सबसे पहले ऊपर में लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डॉट डॉट, उसके नीचे लिखेंगे डेट,
फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट, जिस वर्ष के लिए बना रहे हैं, है ना। ये खाता की तरह फॉर्मेट होगा। ये हो गया आपको डीआर साइट और इधर हो गया सीआर साइट। तो क्या बोले कि इसके डीआर साइड में एक्सपेंस को लिखना है, तो इधर लिखेंगे डीआर साइड में एक्सपेंडिचर और अमाउंट, सीआर साइड में होगा इनकम्स और अमाउंट। जैसा नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम को लिखना है सीआर साइड में, एक्सपेंडिचर को लिखना है डीआर साइड में। कैसा, तो रिवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम नहीं लिखना है, आयगत मदन जिससे जो संस्था का आय निर्धारित करता है उसको लिखना है, जो बार बार होने वाला आइटम है उसको लिखना है। तो एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए व्यय एक्सपेंस क्या क्या होगा, तो जितना भी हम लोग बात करें कि ऑल रिवेन्यू पेमेंट, जितना भी आयगत भुगतान है जिसको कि हम लोग व्यय बोलते हैं, खर्च बोलते हैं, उसको डीआर में लिखना है। और जितना भी रिवेन्यू रिसीप्ट है, जो आयगत प्राप्ति है, जो इनकम है, उसको सीआर में लिखना है। तो एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए सबसे मुख्य आय है, इनकम है सब्सक्रिप्शन। तो जितना भी सब्सक्रिप्शन होगा टोटल, है ना, सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वर्ष के दौरान, उसको टोटल लिखना है। उसमें से क्या करेंगे बच्चे लोग, हम लोग कि जो पिछले साल का बकाया था आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, उसको घटा देना है। और करेंट ईयर का यदि बकाया है तो उसको हम लोग जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। इसी तरह एडवांस, है ना, पिछले साल जो एडवांस मिला था, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का एडवांस जोड़ दिया जाएगा। और अभी चालू वर्ष में जो एडवांस मिला है उसको घटा दिया जाएगा, एडवांस इन करेंट ईयर। ये जोड़ घटा के जो बचेगा यही होगा सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, इसको लिखना है हम लोग को अमाउंट में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखेंगे टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान जो कुल प्राप्ति हुआ है उसको, उसमें से क्या करना है कि हम लोग जैसे बात किए कि इसमें केवल चालू वर्ष का ही लिखना है, तो जो पिछले साल से संबंधित है उसको घटा देंगे, या जो नेक्स्ट ईयर से संबंधित है उसको घटा देंगे, जो करंट ईयर से संबंधित है उसको जोड़ देंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल के लिए जो बकाया था तो वो तो पिछले साल का है, उसको घटा देना है टोटल में से। उसी तरह चालू वर्ष का जो बकाया है उसको जोड़ देना है ना। पिछले साल जो एडवांस मिला था तो वो तो करंट ईयर के लिए है, उसको जोड़ देना है। उसी तरह चालू वर्ष में जो एडवांस मिला है वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, उसको घटा देना है। तो और भी किसी आइटम के साथ, अगर जैसे सब्सक्रिप्शन के साथ एडवांस है आउटस्टैंडिंग है, उसी तरह और भी किसी आइटम के साथ अगर एडवांस आउटस्टैंडिंग होगा तो इसी तरह हम लोग उसको एडलेस करेंगे। इसके अलावा एक गैर व्यापारिक संस्था का, है ना, आयगत प्राप्ति में क्या क्या आ सकता है, तो डोनेशन, और क्या आ सकता है, लॉकर्स रेंट, है ना, इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम कैंटीन, इनकम फ्रॉम कैंटीन। तो एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए जो जो इनकम है उसको हम लोग लिखेंगे सीआर साइड में, और जो जो खर्चा है उसको लिखेंगे डीआर साइड में। सिंपल बात करना है कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए जो जो इनकम है उसको हम लोग लिखेंगे सीआर साइड में, ये एडजस्ट करते हुए यदि एडजस्टमेंट होगा तो, और जो जो खर्चा है उसके लिए उसको लिखेंगे हम लोग डीआर साइड में।
ठीक है। चलिए, इनकम फ्रॉम कैंटीन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारा आइटम होगा। हम ये आपको कुछ है ना 2-4 आइटम सिर्फ दिखा रहे हैं यहाँ। चलिए, ये तो हो गया इनकम वाला। अब मान लो खर्चा सब क्या क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए सैलरी, तो इसी तरह एडवांस और आउटस्टैंडिंग होगा तो एडजस्ट करेंगे है ना। टू सैलरी टोटल पेड ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी टोटल पेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान जितना पेमेंट किया गया है उसको पहले लिख देना है। अगर इसका एडवांस आउटस्टैंडिंग है तो इसी तरह हम लोग घटा देंगे। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एडवांस घटाना है। फिर चालू साल का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बकाया घटा देना है ना। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बकाया जोड़ना है ना। फिर पिछले साल जो एडवांस दिया गया था है ना, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, उसको हम लोग जोड़ेंगे और चालू वर्ष में जो एडवांस पेमेंट किए हैं उसको घटा देंगे। लेस एडवांस इन करंट ईयर है ना। ये इसी तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। मतलब जिसमें भी आपको एडवांस और आउटस्टैंडिंग होगा ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, फिर एडवांस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, जो चालू वर्ष से संबंधित है, जिसका संबंध चालू वर्ष से है उसको ऐड करना है, जिसका संबंध पिछले साल या आगामी साल से है उसको लेस करना है। तो जिस तरह सैलरी हुआ उसी प्रकार क्या हो सकता है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है ना। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, टू टेलीफोन चार्जेज, टू डेप्रिसिएशन, ETC, जो भी खर्च होगा, खर्च हानि होगा, वो सबको DR साइड में लिखना है और जो आय लाभ होगा उसको CR साइड में लिखना है। ये तो क्या बोले इससे पहले भी कि ये केवल सैंपल है, कुछ आइटम दिया गया है, इसमें बहुत सारा आइटम होगा। फिर से एक बार बता दें आपको निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में क्या बोले कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए जो आय है, इनकम है, उसको हम लोग CR साइड में लिखेंगे और जो खर्च हानि है उसको लिखेंगे DR साइड में। उसके बाद क्या करना है, खाता बैलेंस करेंगे, बंद करेंगे है ना। मान लीजिए अगर CR साइड का योग अधिक होगा तो उसको उठा के लाना है इधर डेबिट साइड में, और घट के जो बचेगा इसका नाम यहाँ दिया जाएगा सरप्लस। हो सकता है यदि DR साइड का योग अधिक हो गया तो CR साइड में घटेगा, तो CR साइड में इसका नाम दिया जाएगा डेफिसिट, यानी कमी, बचत या कमी। यानी एक गैर व्यापारिक संस्था को कितना इनकम हुआ उसमें से खर्चा घट के जो बचेगा वो कहलाएगा सरप्लस, बचत, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। उसी तरह यदि खर्चा बढ़ गया, इनकम कम हो गया तो वो कहलाएगा डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम है ना, वो कहलाएगा डेफिसिट। तो इस तरह से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। तो मुख्य रूप से क्या देखें बच्चे लोग कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें केवल और केवल हम लोग चालू वर्ष से संबंधित खर्च हानि आय लाभ का लेखा करेंगे। जितना भी खर्च हानि होगा उसको DR में लिखेंगे और जो आय लाभ होगा उसको CR में लिखेंगे, एडजस्ट करते हुए, यदि एडजस्टमेंट हो, आउटस्टैंडिंग हो, एडवांस हो तब। चलिए हम लोग इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी बना के देख लेते हैं।
चलिए खाता खोल लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। चलिए खाता खुल गया। क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चे लोग। क्वेश्चन के लिए क्या करना है, यदि आपके पास बुक है तो बुक में एक चैप्टर है गैर व्यापारिक संगठन, गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, है ना, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसमें से क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखना है आपको। यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है या ये क्वेश्चन आपके बुक में उपलब्ध नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। क्या क्या दिया हुआ है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड में रिसिप्ट होता है और क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है। तो ये जो रिसिप्ट वाला आइटम है जो प्राप्त हुआ है इसी में से इनकम होगा, और ये जो पेमेंट वाला आइटम है इसमें से खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। चूंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो इसमें जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग रिवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम, आयगत मद और पूंजीगत मद, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको आयगत मद और पूंजीगत मद दोनों तरह का आइटम इसमें दिया हुआ है। इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है, छांट लेना है, जो आयगत मदें हैं उसका ही लेखा करना है, यानी जो खर्चा और इनकम है उसका ही लेखा करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो सबसे पहले जो लिखा है टू बैलेंस 1 अप्रैल 2017 का पिछले साल का रोकर शेष, तो रोकर कैश ये तो संपत्ति है, पूंजीगत आइटम है, इसका लेखा हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। दूसरा है डोनेशन, तो डोनेशन ये इनकम है, इसको लिखेंगे अभी। लेजेसीज ये भी पूंजीगत आइटम है, कैपिटल आइटम है, इसका लेखा इसमें नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन इसका लेखा होगा, ये इनकम है। इंटरेस्ट ये भी लेखा होगा इसका। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी ये पूंजीगत लेन देन है, इसका लेखा नहीं होगा। उसी तरह सैलरी पेमेंट में है, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, तो ये सब रिवेन्यू आइटम है, रिवेन्यू पेमेंट है, ये सब खर्चा है, इसका लेखा करेंगे डेबिट साइड में। इन्वेस्टमेंट ये संपत्ति है, पूंजीगत आइटम है, इसका लेखा नहीं होगा। उसके बाद बैलेंस 31 मार्च 2018 का साल के लास्ट में रोकर शेष, ये भी संपत्ति है, इसका लेखा भी नहीं करेंगे। तो पूंजीगत आइटम यानी दायित्व और संपत्ति, संपत्ति और दायित्व, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसका लेखा इसमें नहीं करना है, इसमें केवल खर्च, हानि, आय, लाभ का लेखा करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, डोनेशन 6000 ये इनकम है, इसको हम लोग सीआर साइड में लिखेंगे बाय डोनेशन 6000। उसके बाद क्या है लेजेसीज, तो लेजेसीज के बारे में बोले कि ये पूंजीगत प्राप्ति है, इसका लेखा नहीं होगा इसमें। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 12000, इसका लेखा करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 12000। उसके बाद देखिए और क्या है, इंटरेस्ट 1500, इसका लेखा होगा बाय इंटरेस्ट 1500। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, तो ये तो संपत्ति है, संपत्ति का खरीद बिक्री का लेखा इसमें नहीं करना है। चलिए पेमेंट में देखिए क्या है, सैलरी, तो लिखेंगे टू सैलरी 4000। अब बोलिएगा सर अभी तो फॉर्मेट में आप एडवांस आउटस्टैंडिंग एडलेस करके दिखाए, तो चलिए बहुत अच्छा बात आप ध्यान दिए हैं। तो चाहे सैलरी हो या सब्सक्रिप्शन हो या इंटरेस्ट हो, जिसका भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में या ऐसे भी जिसका एडवांस या आउटस्टैंडिंग दिया हुआ रहेगा
उसका ही एडजस्ट करना है। जिसका एडवांस या आउटस्टैंडिंग दिया हुआ नहीं रहेगा उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। जैसे सैलरी डायरेक्ट दिया हुआ है 4000, उसका कोई एडवांस आउटस्टैंडिंग नहीं है तो डायरेक्ट लिख देना है। अगर एडवांस आउटस्टैंडिंग जिस भी आइटम का दिया हुआ रहेगा उसको एडजस्ट करना है, नहीं है दिया हुआ तो फिर चिंता आपको नहीं करना है। चलिए रेंट, हाँ ये भी खर्चा है, लिखेंगे हम लोग DR साइड में। टू रेंट कितना है 2500। उसके बाद क्या है प्रिंटिंग, टू प्रिंटिंग 500, टू पोस्टेज 200, टू एडवर्टीजमेंट 1800, एडवर्टीजमेंट 1800। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बोलेंगे संपत्ति है यानी पूंजीगत भुगतान है, उसका लेखा नहीं करेंगे। उसके बाद साल के लास्ट में रोकर शेष, तो वो भी संपत्ति है, उसका लेखा नहीं करेंगे। तो जो भी आइटम था खर्च हानि आय लाभ जो इसमें लिखना था उसको हम लोग लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, खाता बंद करेंगे और उसका बैलेंस करेंगे। तो बंद करने से पहले आपको अमाउंट देख लेना है किधर कम है किधर ज़्यादा है। तो इधर डेबिट वाला 4 2 6 7 8 9000 लमसम है और इधर क्रेडिट वाला 12 6 18 19000 है। तो ये क्रेडिट साइड वाला ही ज़्यादा है तो इसी को लेना है। 12 6 18 19500 और उसको उठा के हम लोग लाएंगे इधर डेबिट साइड में। घट के जो बचेगा क्या बोले कि डेबिट साइड इधर घटेगा तो लिखेंगे सरप्लस। कितना घटता है तो 5 5 10 2 12 8 20 के 0 हाथ में रहा। 5 5 10 2 12 8 20 20 और 5 25 के 5 हाथ में रहा। 2 2 4 6 2 8 1 9 9 के 9 1 10,500 रुपया ये सरप्लस निकला। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोग बनाए ये क्या शो कर रहा है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस साल के लिए बना रहे हैं 31 मार्च 2018 के लिए। तो हम लोग यहाँ डेट भी दे देंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। यदि संस्था का नाम रहता तो नाम भी लिख देते। तो बात अभी कर रहे थे कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या दर्शाया। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यह बता रहा है कि फिनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए इस गैर व्यापारिक संस्था को इनकम हुआ है टोटल 19,500 रुपये। उसमें से खर्च करके बचत है 10,500 रुपये। ठीक है, तो क्या क्या की पॉइंट है इसमें, कैसे बनाना है, तो जितना भी खर्च हानि है DR में लिखना है, जो आय लाभ है CR में लिखना है, केवल चालू वर्ष का, चाहे वो नकद हो या उधार। दूसरा बात क्या बोले कि इसमें पूंजीगत मद का लेखा नहीं होगा, यानी संपत्ति दायित्व का लेखा नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोग कि आज जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में आप लोग को बताया गया, समझाया गया, ये प्रॉब्लम दिखाया गया, ये सब आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। यदि समझ में आ रहा है आपको तो जो बात आपको नोट करने लायक है उसको नोट करके रखिए। अगर किसी तरह का कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।